तो सवाल यह है कि जो लोग मिले नहीं, जो लोग जान से नहीं गए, जिनका आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, वो संख्या में कितने हैं और वो कहां हैं, कैसे हैं। आज बीच बहस का मुद्दा यही है। कुछ ऐसे परिवारों के सदस्य हमारे साथ हैं जिनके पूरा का पूरा परिवार गुमशुदा है, जिनके परिवार के बारे में अब तक इन लोगों को कोई खबर नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में राधा चरण शर्मा जी मौजूद हैं। इनका परिवार, इनके परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे साथ लोकेश शर्मा हैं, यहां पर हितेश हैं मेरे साथ, विट्ठल माहेश्वरी हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार खन्ना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा इंदौर से संजय सोडानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनुपम शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से हैं, जिनके अपने अब तक गायब हैं। उनको उनके बारे में कोई जानकारी किसी तरह की किसी भी स्तर पर नहीं दी गई है। साथ ही हमारे साथ गौरीकुंड से हमारे संवाददाता अभय पाराशर भी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं अभय पाराशर का। अभय, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं सैकड़ों की तादाद में जो नहीं मिल रहे हैं, जिनका न तो ये पता चला है कि वो रेस्क्यू किए गए या नहीं किए गए, रेस्क्यू जो लोग किए गए उनकी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है, और जो मारे गए लोगों की लिस्ट है उसमें भी उनका नाम नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि लोग ये हैं तो हैं कहां। सरकार क्या आंकड़ा बता रहे, कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है? देखिए बिल्कुल अनुराग, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुप्त काशी से करीब 8 से 9 किलोमीटर के बीच लमगोंडी एक गांव पड़ता है, वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और मेरे साथ ऐसे तमाम लोग यहां पर हैं जो कि जिनके परिवार से किसी के बेटे गायब हैं, किसी के भतीजे गायब हैं, और जो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे, जो सरकार की सूची है, उसमें कहीं पर उनका नाम नजर नहीं आ रहा है। इन्हें ये नहीं पता है कि इनके घर का जो सदस्य है वो अभी कहां पर है। तमाम लोग हैं, उनसे सीधा हम बात करेंगे। मेरे साथ काफी ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य गायब हैं। आपका क्या नाम है और आपके परिवार से कौन कौन सदस्य गायब है? मेरा नाम ओंकारनाथ बाजपेयी है और मेरे परिवार से मेरे भतीजा मणिशंकर बाजपेयी और योगेश शंकर बाजपेयी गायब हैं, और नाती विनय शंकर बाजपेयी गायब हैं। वो केदारनाथ से उस दिन से अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। वो आपके भतीजे और नाती क्या वहाँ पे क्या करते हैं या घूमने गए थे, और किस दिन से उनका कोई पता नहीं है? भतीजे मेरे पंडिताई करते थे, लेकिन नाती जो है 12वीं परीक्षा पास करके वो घूमने गया था, वो वहीं रहता था। तो जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, लापता लोगों की लिस्ट जारी की है, उनमें कोई उनका पता लगा आपके भतीजों को? और नहीं, वो सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसमें उनका कोई पता नहीं लगा है। देखिए ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सरकार ने लिस्ट जरूर जारी की है अनुराग, लेकिन जगह जगह जो उत्तराखंड के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं, जिनका जो रोजगार है वो केदारनाथ पे दुकानें लगाते हैं, वहां पर पंडिताई करते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी इन गांव के अंदर नहीं है। गांव के रास्ते ऐसे हैं जो ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता। ये आप पीछे देख रहे हैं, ऊपर गाड़ी का रास्ता नहीं है। इसी वजह से हम लोग जो जाने का रास्ता है वहां पर परिवार के सदस्यों को लेकर मैं यहां पर बैठा हूं। आप लमगोंडी में रहते हैं, आपके परिवार से कौन कौन सदस्य गायब है और किस दिन से और कहां से गायब है? जी, मेरे परिवार से 2 सदस्य गायब हैं। मेरे दोनों भतीजे हैं, एक का नाम अमित है और दूसरे का नाम दीपक है, और वो 15 तारीख से अभी तक कोई पता नहीं है उनका। क्या करते थे वो वहाँ पे? वहाँ पर निजी व्यवसाय घोड़े खच्चरों के साथ रहते थे और रामबाड़ा में रहते थे वो। सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसमें उनका नाम पता कुछ उनका पता चला है? जी, वैसे तो हमने कई जगह नाम लिखा रखे हैं उनके, पुलिस स्टेशन वगैरह, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया उनका। देखिए बिल्कुल ये परिवार जो है सारे परेशान है, और भी यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं। आपका क्या नाम है? आपके परिवार से कौन शख्स गायब है? मेरा नाम अमित अवस्थी है, भाई नीरज अवस्थी। 17 तारीख 7:30 बजे के बाद वो हमें नहीं मिला। कहाँ से गायब है? केदारनाथ से गायब। क्या करते हैं जो आपके छोटे भाई? पंडिताई करता था, मेरे साथ था। केदारनाथ में पंडिताई करता था? पंडिताई करता था। देखिए बिल्कुल यहाँ पे लोग भी ऐसे हैं। अब उम्मीद जो है, लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार के पास, थानों में खुद जाके नाम लिखवा रहे हैं, क्योंकि सरकार के आंकड़ों में उनके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं है। और यहाँ पर मेरे साथ काफी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। आपके परिवार से कौन कौन गायब है और कहां से गायब है? मेरे परिवार के मतलब 3-4 जो सदस्य हैं, जो खास परिवार के नहीं, परिवार के समझ लीजिए 3-4 सदस्य गायब हैं अभी। कौन कौन गायब है? उनमें क्या नाम बताऊं? एक नाम सुभाष कुमार अवस्थी, अशोक कुमार अवस्थी और नीरज कुमार अवस्थी, ये मेरे परिवार के हैं। ये अपने नाती लगते हैं? नहीं, भतीजा लगते हैं, भाई लगते हैं। तो सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसके अंदर कुछ पता चला है?
सर ऐसा यहाँ संचार व्यवस्था कुछ नहीं है, न तो पेपर आ रहे हैं न कुछ ये है। अब लिस्ट निकली है ये भी हमें अभी पता नहीं है। मैं सोचता हूँ उनका नाम नहीं है। सबसे बहुत एक बड़ी और अहम बात इन्होंने कही है अनुराग यहाँ पर कि सरकार जो लिस्ट जारी कर रही है, जो आंकड़े जारी कर रही है, वो इन छोटे छोटे गांवों में इस बात की इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है। तो आखिरकार इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में कैसे पता लगेगा। और भी मेरे साथ लोग हैं जिनका परिवार, जिनके दोस्त सब लोग गायब हैं। आपके परिवार से कौन लोग गायब हैं और क्या आप लमगोंडी के ही रहने वाले हैं? जी सर, मैं लमगोंडी का निवासी हूँ और मेरे परिवार से यानी कि पड़ोस से हैं भाई बहन 4 आदमी मिसिंग हैं। किस दिन से मिसिंग है और कहां से मिसिंग है? 16 और 17 से केदारनाथ धाम से सर, और अभी तक उनकी कोई गुमशुदगी कोई पता नहीं चला है। सरकार की तरफ से भी कोई सकारात्मक रूप जी। चले अब मैं आपके पास लौटूंगा। 4-5 लोगों से आपने बात की, कुल मिलाकर के हमने गिने तो आपके साथ अभी काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन जितने लोगों से आपने बात की है उसी में 10 लोग करीब गायब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो लोग हैं जो वहां पर या तो दुकान वगैरह चलाया करते थे या फिर केदारनाथ में पंडिताई करते थे, यानी कि वहां से वाबस्ता लोग। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग बाहर से गए थे, जो लोग श्रद्धालु थे, जो दर्शन के लिए गए थे, वो लोग गायब हैं। उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने ये भी है और हम लगातार कोशिश में हैं कि किसी अधिकारी से हमारी बात हो पाए कि हम उनसे पूछें कि जो लोग गायब हुए हैं उनके बारे में क्यों कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। और दूसरी बात, अभी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो 10 फीट नीचे मलबे में दबे हुए हैं। खास तौर पे जब फ्लैश फ्लड आता है तो उसमें जो लोग मारे जाते हैं, जानकार बताते हैं कि कई बार उनकी स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि उनकी बॉडी तक नहीं मिलती। तो ऐसे में कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं? कैसे सरकार ये तय करेगी कि उसके पास मरने वालों का क्या आंकड़ा है और गुमशुदा लोगों का क्या आंकड़ा है? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल जो बीच बहस में आज हम उठा रहे हैं कि जो लोग रेस्क्यू नहीं किए गए, यानी जो आधिकारिक रूप से सरकार के पास जिनके नाम नहीं हैं वो, और जिनका नाम मरने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं है, वो आखिर गए कहां? वो गुमशुदा लोग कहां गए? हालांकि कई हजार लोग अब भी हैं जो पहाड़ पर जहां तहां फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू नहीं किया गया है। आज भी विक्रम सिंह जो सेना चीफ है, उन्होंने कहा है कि 2500 लोग तो तकरीबन बद्रीनाथ में ही ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। और भी तमाम जगह हैं। बद्रीनाथ में से ज्यादा तो आपदा जो है वो केदारनाथ में आई थी, तो क्या वहां के जंगलों में भी अब भी हजारों लोग फंसे हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ यहां पर राधा चरण शर्मा मौजूद हैं, बुजुर्गवार हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, राधा जी, आपके परिवार से कितने लोग गायब हैं और अब तक आपने क्या कुछ प्रयास किए उनके बारे में जानकारी हासिल करने के? पहले तस्वीर जो आप लाए हैं वो भी दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, आइए मैं दिखा देता हूं। ये तस्वीर है, 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और इनके परिवार से ये तस्वीर है। ये आपके बेटे हैं राधा चरण जी? जी हाँ। और ये आपकी बहू है जो महिला दिखाई दे रही है? बेटे की बहू है जी। और ये 2 पौत्र हैं। ये आपके पौत्र हैं जी। ये कहाँ गए थे, मैं ये जानना चाहूंगा? ये 11 तारीख में जी, मंगलवार था, तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। तो अब करीब 15 या 16 तारीख में कुछ उनके यहाँ पंडित जी काम करते थे जी। तो उन्होंने बताया कि 16 तारीख में सुबह 9:15 साढ़े 8 बजे करीब मेरे पास फोन आया था उनका। तो उन पंडित जी ने मुझे नहीं बताया। हो सकता है कि मुझे पता था कि वहाँ सुनामी आने वाली है। अच्छा। 13 तारीख में मुझे पता लग गया था। तो मैं उन्हें रोक देता फोन करके, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। अच्छा, ये आपके जो बेटे हैं ये कहाँ गए थे? केदारनाथ गए थे या बद्रीनाथ गए थे? ये तो सभी तीर्थों में गए थे। पहले तो केदारनाथ। आखिरी बार आपकी जब बात हुई तब ये कहाँ थे? मेरी तो इनसे बात हुई नहीं आज तक कभी भी। जब से ये यात्रा पर निकले उसके बाद फिर इन्होंने कभी फोन नहीं किया? ना मैंने किया। नहीं, जैसे कुशल क्षेम दिए जाते हैं, पहुंचने के बाद ये बताया जाता है कि पिताजी हम पहुंच गए, इस तरह का कोई फोन भी नहीं? कोई फोन नहीं था मेरे पास उनका। अच्छा। ये तो मुझे भी उसने पंडित जी ने भी नहीं बताया और वो कुछ चलता रहा। मुझे तो फिर मंगलवार 18 तारीख में मेरा एक बेटा है बड़ा, ज्ञानेंद्र नाम का, उसने मुझसे आकर कहा सुबह की, तुम्हें पता है वो कहाँ गए ओमकार? मन के भैया मुझसे ना तो पूछ के गए ना कुछ, वो अब चले जाते हैं, दूर रहता है थोड़ा सा मुझसे। ठीक है। तो चले गए तो कोई बात ना, तीर्थ यात्रा के लिए गए, अच्छा है। लेकिन उसके बाद में आज तक कोई भी उनका कोई सूचना नहीं है। हमने बहुत फोन किए तो हमें कोई जवाब नहीं मिला उनका।
कहा अच्छा। कि भाई वहाँ सुनामी आ गई है, सब टावर्स गिर नहीं, तो गए। अब आपके सामने राधा चरण जी समस्या ये भी है ना कि आप फोन करें तो करें कहाँ, क्योंकि लास्ट लोकेशन क्या थी आपके जो सुपुत्र थे वो आखिरी बार कहाँ पर थे जिससे कि वो आपसे संपर्क कर पाते, आपको वो जगह ही नहीं पता। वैसे- तो दिक्कत ये कि आप कहाँ फोन करेंगे, ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ी चिंता की बात। ये जो है ना, उसमें पेपर में वो आते हैं, टीवी में दिखाते हैं, तो उसमें यह आया था कि आखिर बार ये गौरी कुंड या क्या है वो वहाँ देखे गए। ये आपको कैसे पता चला कि आखिरी बार गौरी कुंड वो देखे गए? पेपर उसमें आया था, टीवी में आया था। जी नहीं, तो उसमें आपके ये तस्वीर दिखाई गई या नाम बताया गया? तस्वीर तो नहीं दिखाई गई, नाम से कि ये हमें। अच्छा, नाम बताया गया। आपके बेटे का नाम ओमकार शर्मा है, हाँ, आपकी ये जो मुक्ता है, ये मुक्ता शर्मा, हर्षित हाँ, और हार्दिक, ये दो बेटे इनके। ये आखिर बार उसमें गौरी कुंड में देखे गए। अच्छा, ये खबर आपको कैसे लगी थी राधा चरण? टीवी से लगी है। अच्छा, ये नाम आपको बताया गया बाकायदा, ओमकार शर्मा, मुक्ता शर्मा, हार्दिक और हर्षित, हाँ। ये आखिरी बार गौरी कुंड में देखे गए। हाँ जी, लेकिन इनके चित्र नहीं थे, बस वैसे चित्र नहीं। नाम बाकी थे। नाम थे। और क्या वहां गौरी कुंड के किसी धर्मशाला या होटल में रुके थे? कहां से ये जानकारी, मतलब कैसे ये नाम बाहर आए? क्या किसी होटल से बाहर आए? ये आपको पता चला कि कहां गौरी कुंड में रुके हुए थे? देखो सर, ये ऐसा है कि मैं उनके साथ तो था नहीं, कोई कहीं भी रुक सकता है, होटल में रुक सकता है, धर्मशालाएं उनमें भी रुक सकता है। ये तो देखिए, मैं जब साथ नहीं था तो कैसे क्या किया यार, फोन बंद हो चुके थे। चलिए, मैं ये तस्वीर आपके जो बेटे की और बहू की और उनके दोनों बेटों की है, ये एक बार फिर से दिखाई देता हूं। ये तस्वीर हम इसलिए भी यूं दिखा रहे हैं कि अगर ये लोग आपको कहीं दिखे हैं या फिर इनके बारे में आपको कोई जानकारी है तो आप इंडिया न्यूज के फोन नंबर पर फोन करके इनकी जानकारी दे सकते हैं। राधा चरण जी कितनी तारीख से गायब है? 13 तारीख से घर से निकले हुए ना ये जी 11 से निकले। 11 तारीख से घर से निकले हुए। चलिए, मैं बता दूं, ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये राधा चरण जी के बेटे हैं। इनका नाम ओमकार शर्मा है, ये इनकी पत्नी है मुक्ता शर्मा, हर्षित इनके बेटे हैं और दूसरे बेटे का नाम इनके हार्दिक है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख लें तस्वीर, ये सभी दर्शकों के लिए है जो भी इस तस्वीर को देख रहे हैं। और अगर आपने इन लोगों को कहीं देखा है तो तुरंत इसकी जानकारी हमारे फोन नंबर पे दें। हम यहां फोन नंबर भी अपना फ्लैश करेंगे जहां पर आपको ये जानकारी देनी है। इंडिया न्यूज को आप ये जानकारी दे सकते हैं, आप अपने पास के थाने में इन लोगों की जानकारी दे सकते हैं कि ये तस्वीर इंडिया न्यूज पर दिखाई गई है मिसिंग पर्सन्स के तौर पर, जो कि उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद से गायब हैं। आप अगर अपने पास के थाने में भी इस बात की जानकारी देंगे तो इन लोगों की बड़ी मदद होगी और इनके जो परिवार इन्हें ढूंढ रहे हैं उनकी काफी मदद होगी। ये दो मासूम से बच्चे हैं और ये राधा चरण शर्मा जी के पुत्र हैं, ओमकार शर्मा और मुक्ता शर्मा उनकी पुत्रवधु जी। ये ओमकार जी की पत्नी मुक्ता शर्मा, ये 11 तारीख को घर से निकले थे तीर्थ यात्रा पर, 4 धाम यात्रा पर, और आखिरी बार इनकी जो जानकारी इनके परिवार को मिली है वो ये मिली है कि ये गौरी कुंड में देखे गए थे आखिरी बार, और उसके बाद से इनका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। मेरे साथ यहां स्टूडियो में विट्ठल माहेश्वरी भी मौजूद हैं और उनके पास भी तस्वीरें हैं उनके परिवार की। विट्ठल जी, मैं चाहूंगा आप तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि आपके घर से कौन कौन अब तक नहीं मिल पाया है और कहां गए थे। हम 16 तारीख को सुबह 3:51 पे मंदिर में पूजा करके, तस्वीर ऊपर उठा लीजिए, तस्वीर दिखा दीजिए। ये 3 लोग हैं जो हम लोग 4 थे, एक में बच के आया। आप खुद भी गए थे? हाँ जी। आप कहाँ गए थे? मैं गंगोत्री, जमुनोत्री 3 और केदारनाथ की तीनों यात्रा पूरी कर ली थी। इस आपदा से आपका सामना कहाँ हुआ? मेरा सामना 3:51 में मैंने मंदिर में अभिषेक किया, चारों ने। दोपहर में? नहीं, मॉर्निंग में जी। 16 तारीख मॉर्निंग में ठीक। अभिषेक किया और वापस अभिषेक करके 6-6:30 बजे होटल में आए, कपड़े चेंज किए और हम लोगों ने 7 बजे नीचे उतरने के लिए तैयारी कर ली। नीचे उतरे, 2 किलोमीटर हम नीचे उतर गए थे तो मेरे पांव में, मैं अंगूठा दिखाता हूं, नाखून निकल गया। तो उधर से 4 घोड़े आ रहे थे जिसमें 3 घोड़ों पे सवारी थी, एक घोड़ा खाली था। तो मिस्टर केशर देव धूत महेश्वरी मेरा साला है, मेरी पत्नी है, उन्होंने मुझे जबरदस्ती घोड़े पे चढ़ा दिया कि आप आगे चल के अपने अंगूठे पे किसी डॉक्टर से या किसी से मेडिसिन लगवाइए। हम पीछे पीछे आ रहे हैं। उस वक्त केदारनाथ से हम 2 किलोमीटर नीचे आ चुके थे।
चलते 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 1-1.5 किलोमीटर और गए होंगे तो वो घोड़े चारों रुक गए और घोड़े वाले ने कहा कि आप अपनी जान बचाइए, कोई तूफान आने वाला है, कोई हाहाकार मचने वाला है, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तब तक आप रामबाड़ा नहीं पहुंचे थे? रामबाड़ा के करीब करीब हम पहुंच चुके थे। वहां एक झरना था, झरने से पानी, रेता, मिट्टी, पत्थर आए। हम चारों वहां खड़े देखते रहे और उस पत्थर के आने के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ उसके ऊपर गिर गया। अब चारों हम सोचने लगे, पीछे बहुत पब्लिक थी कि क्या करें। जो 3 गाजियाबाद वाले आर्मी ऑफिसर की पत्नी और वो थे, उन्होंने कहा कि पेड़ को पार करो। पहले आर्मी ऑफिसर। तब तक आप चारों साथ थे? चारों नहीं, मैं अकेला था। अच्छा, बाकी 3 लोग पीछे आ रहे थे। ठीक है। मुझे पीछे का कोई पता नहीं क्या हुआ, मैं आगे चलता रहा। उन्होंने मुझे वो पेड़ के सहारे हम चारों निकल गए। घोड़े वाले को 2000 रुपए दिए, तो मैंने भी बोला 500 रुपए मेरे भी बनते हैं, मैंने भी दे दिए। और वो लोग भागते रहे। करीब 8:45 बजे आकाश में कोई आवाजें हुई, चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि कोई भूचाल आएगा। हम भागते रहे। करीब 9:45 बजे कोई बादल फटा है। हम रामबाड़ा क्रॉस कर चुके थे, जाके हम कहीं पानी के अंदर डूबे हुए अपने आप को इतना यहां तक कीचड़ में दबे हुए पाए। किसी तरह हम वहां एक सीमेंटेड गवर्नमेंट की वो बनी हुई होती है, उसमें 3-4 महात्मा आग जलाए बैठे होते हैं, हुक्के पीते होते हैं। हम उनके पास पहुंचे। वहां 26 घंटे पीछे वालों का इंतजार करके मैं अकेला ठंड के अंदर कांपता हुआ बैठा रहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बीड़ी नहीं पी। 70 साल की उम्र में मुझे बीड़ी भी पीना पड़ा और महात्माओं ने मुझे पता नहीं वो नशे का हुक्का भी पिलाया और कहना जीवित रहना है तो आपको ये पीना पड़ेगा। चले, और उसके बाद से आपके अपनों का इन 3 लोगों का कोई पता नहीं। मैं स्टूडियो में अब भावना माहेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और भावना माहेश्वरी विट्ठल माहेश्वरी जी के साथ हैं, उनकी बेटी हैं। भावना जी बहुत अहम सवाल उठाना चाहती हैं। भावना जी क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि 16 तारीख को सुबह 7 to 9 के बीच में जितना पब्लिक उतरा है केदारनाथ से, वो किधर गायब हो गया? उनमें से अभी तक जितना मैंने सर्वे किया है उसमें एक भी बंदा वापस नहीं मिला। ये आप बात कर रही हैं 17 तारीख की 16 तारीख की 16 की सुबह, जिसमें अभी तक हम लोग को यही पता है कि 16 को शाम को कुछ हुआ है, कुछ बादल फटा है। 17 सुबह तो ऑफकोर्स हुआ ही था, बट 16 मॉर्निंग 7 to 9 के बीच में जब पब्लिक नीचे उतर रही है, ऑफकोर्स काफी बड़ा ग्रुप होगा, वो सब के सब लोग कहाँ चले गए, किधर चले गए? कहीं रेस्क्यू होने कहीं दूर जंगल में निकल गए, क्योंकि जैसे पापा ने बताया, घोड़े वाले ने उनको पहले से बता दिया था कि वैसे वहां लोगों को भी शायद कुछ अंदाजा होगा, तो वो लोग कहीं इज देयर एनी स्पेस टू गो देयर? तो वो गवर्नमेंट ही लोकेट करेगी, हम लोग लोकेट नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट बैठ गई है कि सब कुछ हो गया है जी। तो जैसे मेरा क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारे परिवार का क्वेश्चन है कि 7 to 9 की या 10 o'clock तक जितनी पब्लिक निकली केदारनाथ से, वो सब लोग किधर गायब हो गए? जी, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि और इसका जवाब मिलने में शायद दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो लोग गौरीकुंड की धर्मशालाओं में या होटल्स में रुके हुए थे, वो होटल्स के होटल्स बह गए, धर्मशाला की धर्मशालाएं बह गई हैं। ऐसे में जो लेखा जोखा होता, उन लोगों के नाम पते होते, वो तक बह गए हैं। यानी लोग तो गायब हैं ही, उनकी पहचान जहां से सामने आ सकती थी, वो चीजें भी बह चुकी हैं। वो होटल्स, वो धर्मशाला, वो कॉटेजेस, सब वो बह चुके हैं जहां से उनके बारे में जानकारी मिल सकती थी। विट्ठल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि 10 और 10:15 के बीच में आकाश में बड़ी जोर से जैसे बिजली चमकती है, बिजली चमककर ऐसा पानी का रेला आया कि वो हमें बहाता हुआ सीढ़ियों के साथ 1.5 किलोमीटर अपने आप ही ले आया। वो 10 बजे वाली न्यूज गवर्नमेंट क्यों नहीं बता रही है कि बादल फटा है, ये क्या हुआ है? जो पीछे वाले जो भी आ रहे, रामबाड़ जब वो बता रहे हैं रामबाड़ 5 बजे गिरा, मैं दावे के साथ कहता हूं ये 9:45 बजे और 10 बजे के बीच में जो भी पीछे से आने वाले वो उसके अंदर समा गए। मैं 26 घंटे बाहर इंतजार करता रहा, वहां से एक बच्चा नहीं आया। उसके बाद मैं घूमते फिरते नीचे उतरता गया और
गौरी कुंड भैरव मंदिर तक मैं पहुंच गया। चले मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास और भी लोग हैं। कुलदीप कुमार खन्ना जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। कुलदीप कुमार खन्ना जी, मैं चाहूंगा अगर आपके पास तस्वीरें हो तो आप दिखाएं और बताएं कि कौन लोग हैं आपके परिवार के जो मिसिंग हैं और कहां से मिसिंग हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है कुलदीप जी? चले इस वक्त दिनेश अग्रवाल नियोजन मंत्री उत्तराखंड सरकार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये आंकड़ों को लेकर के इतना असमंजस क्यों है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? न तो मरने वालों का सही आंकड़ा है, न मिसिंग पर्संस का कोई रिकॉर्ड है। ये किस तरीके से ये काम हो रहा है? आप मुझे बताइए, जब किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जब जाने की जानकारी नहीं है कि कितने आदमी किस जगह पर गए थे, तो उसका सही आंकड़ा कैसे मिल सकता है? कौन करेगा वो? ये जब मिसिंग का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा तभी उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है तो फिर रिकॉर्ड कहां से आएगा? दिनेश जी, जानकारी नहीं तो फिर रिकॉर्ड कहां से आएगा? सब स्टेट वाइज आएगी। हाँ, एवरी स्टेट वाइज आएगी। जिस स्टेट से जो लोग हमारे उत्तरांचल में आए होंगे, उत्तराखंड में, वो अपनी स्टेट से जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएंगे तभी जानकारी प्राप्त हो सकती है कि कितना आदमी आ गया था और कितना आदमी वापस चला गया। हाँ। तो एग्जैक्ट फिगर तो तभी पता लग सकता है। नहीं, लेकिन दिनेश अग्रवाल जी, ऐसे लोग कहाँ हैं जो न तो बचाए गए हैं और न ही आंकड़े में शामिल हैं मरने वालों के? आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। आप यदि कभी उत्तराखंड गए हैं? जी, कई बार गए हैं ना जी। जब आप उत्तराखंड जाते हैं तो देयर इज नो रजिस्ट्रेशन। एक बात, आप सपोज कीजिए केदारनाथ गए, आप केदारनाथ नहीं, लेकिन दिनेश जी, इसके लिए वो जिम्मेदार तो नहीं है ना जो उत्तराखंड जा रहे हैं। ये इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार हुई ना। अगर आपकी सरहद में कोई घुस रहा है और आपके पास उसका लेखा जोखा नहीं, तो ये तो कमी सरकार की है। अपना आप सवाल करेंगे, अपना आप जवाब दे देंगे तो कोई फायदा नहीं। नहीं, आप ही से जवाब मांग रहा हूँ मैं। पहले मेरा जवाब सुनिए, आप यदि मुझसे सवाल करेंगे। ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब आप केदारनाथ जाते हैं तो देयर इज नो रजिस्ट्रेशन। अब आपदा आ गई, जो आदमी वहां दब के जिसकी लीला समाप्त हो गई, हाउ कैन कोई गवर्नमेंट कैसे बता सकती है कि कौन आदमी मर गया, कितने आदमी वहां पर थे? क्योंकि देयर इज नो रजिस्ट्रेशन। अब उसकी जानकारी तो वहीं से मिल सकती है जिसका आदमी मिसिंग है, वो अपनी जानकारी देगा। अब स्टेट वाइज जानकारी आएगी कि यहाँ से इस स्टेट से इतने लोग गए थे, इतने लोग वापस आए हैं, इतने लोग वापस नहीं आए हैं। जहाँ तक खोज खबर की बात है कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा रहा है, सबको खोजा जा रहा है। तो वो जो मृतक हो गया उसको खोजने का काम तो इतनी जल्दी संभव नहीं हो सकता। कुछ लोग नदी में बह गए, कुछ लोग दब गए, तो वो तो जब तक मिसिंग लोगों की लिस्ट नहीं आएगी तब तक ये आंकड़ा बताना पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग जो हैं वो किसी न किसी दुर्घटना के शिकार। ठीक, पुलिस वाले भी तो हमारी नहीं, रुकिए, कोई बात नहीं। कुलदीप, मैं विठल जी आपसे बात कर रहा हूं। दिनेश जी, अब यहाँ दो चीजें हैं। दो चीजें ये हैं कि एक तो अगर आपने कहा कि जो भी उत्तराखंड आता है चारधाम की यात्रा पर, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये सरकार की बहुत बड़ी कमी के तौर पर सामने आ रहा है। दूसरी बात, अगर सुनिए, दूसरी बात, अगर रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है तो फिर आप आंकड़े कैसे बता रहे हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मिसिंग हैं? आज नहीं चल रही है यात्रा, वर्षों से चल रही है। यही सिस्टम अडॉप्ट हुआ है। आज यदि ये सिस्टम इसी साल जब कांग्रेस की सरकार आई है, यदि ये सिस्टम को ब्रेक किया जाता तो हम दोषी थे। ये तो वर्षों से इसी तरह से परंपरागत रूप से चले जा रहे। नहीं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम पिछली बार भी यात्रा करने गए थे, 400 गाड़ियां ऊपर गई है, जब तक 300 गाड़ियां नीचे नहीं उतरी है हमें नहीं जाने दिया। नहीं, यात्रा की गाड़ी इज ए डिफरेंट थिंग, आदमियों का रजिस्ट्रेशन इज ए डिफरेंट थिंग। जो यात्रा में गाड़ी जाती है वो किसी न किसी ट्रेवलर की होती है। ना मौसम विभाग ने, न किसी ने वहाँ कुछ किसी को जानकारी नहीं दी है। आप सरासर झूठे हैं। इससे पहले भी 4 बार इसी जगह यात्रा करके आया हूँ। जितने आदमी छोड़ते थे, जितने नीचे उतरते थे, उतने ऊपर भेजते थे। इस वक्त तो लाखों आदमी ऊपर चढ़ गए। जो आप यदि जवाब सुनना चाहते हैं तो जवाब यही सत्य है। जी नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं दिनेश अग्रवाल जी, लेकिन सवाल ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अरे तो हर चीज आदमी सीखता है, जब गलती होती है उससे सुधारता है। हम कब कहते हैं कि ऐसा चलना चाहिए? हम तो बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा चलेगा और हम चाहते भी नहीं ऐसा चले। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, भविष्य में नहीं चलेगा। हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर। नहीं, अब तो खैर रजिस्ट्रेशन होगा ही। अब तो गलती से सबक लिया जाएगा। अरे भाई, सवाल ये क्या है, आज गलती कही जाती है तो गलती तो ये तो एक परंपरागत रूप से ऐसा ही हो रहा था। क्योंकि आज आपदा आई तो गलती सामने आई।
आज कोई आज ऐसा तो है नहीं कि आपदा 1-2000 नहीं आपदा नहीं दिनेश अग्रवाल जी, आपदा तो अचानक आई, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट तो कई सालों से कह रही थी कि कोई आपदा आ सकती है, आपदा दस्तक दे रही है, आपदा उत्तराखंड के दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन आप लोगों ने कोई भी इंतजाम नहीं करके रखा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक खाली कहने की बातें हैं। खाली कहने की कैसी बात है साहब? सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ कहने वाली बात नहीं है ये एक दुर्घटना है, आपदा है, एक भयावह घटना है। क्या तैयारी की सर, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं आपदा के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ दिनेश जी, मैं आपदा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। सब चीज सहने को तैयार है, क्योंकि आज हम सरकार में हम कोई उसमें कोई छिपाने को तैयार नहीं है। हमारे को जो आप ब्लेम करना चाहते हैं हम उसे सब अडॉप्ट करना चाहते हैं। कमाल कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे साथ परिवार आंसू बहा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आपको ब्लेम कर रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपदा के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या इंतजाम है? जब रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं तो आप कैसे बता रहे हैं कितने लोग मिसिंग हैं? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि हम सब कुछ सहने को तैयार है, कोई भी आक्षेप हम पे लगा रहा हो हम बर्दाश्त करने को तैयार है। हम सरकार में है, गलती हमारी है कि हमने जो है वो आपके नजरिए से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। यदि आप ऐसा मानते हैं, मेरे नजरिए से का क्या मतलब है सर? ये तो एक नियम होना चाहिए था। खाली स्टूडियो में बात करने के बाद आप अपने नजरिए से ही बात करना चाहते हैं। नहीं, इसमें हमारा नजरिया क्या है सर? आप कह रहे हैं अगले साल से रजिस्ट्रेशन होगा, अगर हमारा नजरिया सही नहीं होता तो आप क्यों कहते हैं ये बात? आप क्यों कहते हैं? आप क्यों चालू करेंगे अगले साल से रजिस्ट्रेशन अगर हमारा नजरिया ठीक नहीं है? अगर ये हमारा ही नजरिया है तो इसे आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं आप हर ब्लेम लेने को तैयार हैं, दरअसल बात ये कि आप कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अरे आप ही बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपदा के लिए आपको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास क्या इंतजाम थे अगर आपदा आ जाती है तो उसके लिए? कभी उत्तराखंड सरकार ने मॉक ड्रिल की? कभी दिनेश जी मॉक ड्रिल हुई आपके यहाँ आपदा से निपटने के लिए? खाली ये सोचे टीवी वाले कि वही सत्य बोल रहे हैं, वो सत्य नहीं है। नहीं, सत्य कौन बोल रहा है? ये तो यहाँ बैठे जो परिवार है ना जिन्होंने अपनों को खोया, ये अच्छी तरह जानते हैं। कोई पुलिस वाले नहीं थे, कोई कुछ इंतजाम नहीं थे, ये सारी चीजें गलत दिखा रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। कमाल कर रहे हैं साहब आप। दिनेश जी बहुत बहुत बधाई आपको झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने के लिए बहुत बहुत बधाई। और किस तरह का काम अब उत्तराखंड सरकार आगे करेगी ये आपके वक्तव्य से समझा जा सकता है। आप लोग अभी भी ईमेल आईडी बनी हुई है, ईमेल आईडी पे दिखा, वैसे टीवी पे बताया गया 1 लाख आदमी निकाला हुआ है, मगर ईमेल आईडी बताया हुआ 5,000 आदमी निकाला गया हुआ है। मतलब 5 दिन में 50,000 आदमी निकाल लिया गया। ऐसा हो सकता है 5 दिन में 50,000 आदमी निकाल दिया गया हो? 21 तारीख को तो नहीं, मेरे ख्याल से जमाना है। दिनेश अग्रवाल जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इससे आसान तरीका उनके पास सवालों से बचने का था भी नहीं। बहुत मौजूद और जायज सवाल यहां से उठे थे, लेकिन अब सवाल यह है कि बौखलाई हुई है उत्तराखंड सरकार, क्योंकि जिस रजिस्ट्रेशन न होने की बात को नियोजन मंत्री वहां के स्वीकार कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी कमी है, वो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। हजारों लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु आते हैं, सरकार उनसे पैसा तो कमाती है विभिन्न तरीकों से, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जो लोग आ रहे हैं उनका लेखा जोखा, तमाम तरह के टोल टैक्स आपको वहां देने पड़ेंगे, लेकिन किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन सिस्टम वहां पर नहीं था। ये एक बहुत बड़ी कमी दिनेश अग्रवाल ने मानी, और हालांकि इसे हमारा नजरिया उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि अगले साल से सरकार ऐसा प्रावधान करेगी। बहरहाल मेरे साथ संजय सोडानी जी भी हैं इंदौर से। संजय सोडानी जी, आपके परिवार से कितने लोग मिसिंग हैं? सर, मेरे परिवार से 15 लोग मिसिंग है। मेरा ब्रदर-इन-लॉ, उनकी वाइफ, बच्चे एवं उनके ससुराल पक्ष के अन्य 11 लोग वहां पर मिसिंग है। और 17 तारीख सुबह 8:10 के बाद में उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी कोई भी गैदर नहीं हो पाई। आखिरी बार कहां थे वो जब आपसे बात हुई उनकी? वो लोग केदारनाथ के नीचे जो श्री तिवारी होटल के 2nd फ्लोर पर थे, और उस समय उन लोगों ने एक चीज बोली थी कि यदि 15 मिनट के अंदर में उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है तो उनका जीवन बच पाना मुश्किल होगा। जी, समझा जा सकता है। और अभी उन लोगों को लापता की लिस्ट में भी नहीं लिया गया है। मेरा अनुराग जी पर्टिकुलरली आपसे एक अनुरोध है जी कि आप किसी भी तरीके से एक प्रेशर बना के जो आदमी 90 दिन तक लापता रहता है उसे कम से कम मृत्यु सर्टिफिकेट की उपलब्धता कराएं, ताकि उसके परिवार का जीवन आगे जो राहत कोष से चल सके। कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार के हरक सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरक सिंह रावत जी, अब सवाल ये उठता है कि यहां पर ऐसे लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे आप जिनके लोग मिसिंग हैं, जो ना बचाए गए हैं, ना उनका नाम मारे गए लोगों की लिस्ट में शामिल है?
देखिए, अभी क्योंकि केदारनाथ घाटी से तो जितने जीवित लोग थे और लगभग मैं परसों सबको मैं बद्रीनाथ केदारनाथ से अंतिम समय में मैं आया था। जो हेलीकॉप्टर हमारा क्रैश हुआ से आधा घंटा पहले मैं वहां से निकला था और लगभग सबको निकाला जा चुका है। लेकिन आज ही विक्रम सिंह ने कहा है, जो आर्मी चीफ हैं, कि अभी भी 2500 लोग जो हैं, 2500 लोग अब भी बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। नहीं, बद्रीनाथ में हैं लेकिन केदारनाथ में नहीं है। देखिए, बद्रीनाथ में तो ठीक है, बद्रीनाथ में तो हैं लेकिन वो सुरक्षित हैं और केदारनाथ के जहां असुरक्षित थी, असुरक्षित जगह है, वहां सबको निकाला जा चुका है। जी, अच्छा हरक सिंह रावत जी, ये देखिए, प्राकृतिक आपदा का दोष किसी के सिर नहीं मढ़ा जा सकता और ना हमारी ऐसी मंशा है। लेकिन एक बहुत मौजूद सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि लाखों श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा पे सीजन में आते थे, सरकार उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करती थी? तमाम उनसे टोल पर पैसे लिए जाते हैं, तमाम सुविधाओं के बदले उनसे चार्ज किया जाता, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता था। इसको कमी मानते हैं आप? देखिए, इस बार हमेशा रोटेशन जो हमारी थी ऋषिकेश में, उस पर हमेशा होता था, लेकिन इस बार रोटेशन में आपस में विवाद होने के कारण फिर वो रजिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी हमने ऋषिकेश के एसडीएम को प्रशासक के रूप में दी थी। उससे पहले हमेशा रोटेशन जो यात्रा रोटेशन था वो हमेशा सबका रजिस्ट्रेशन करता था। नहीं, हरक सिंह जी, आप कह रहे पहले होता था, इस बार नहीं हुआ। इस बार क्योंकि विवाद हो गया था। नहीं, लेकिन अभी कुछ देर पहले हम नियोजन मंत्री जो आपके दिनेश अग्रवाल, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो परंपरा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये तो परंपरा चली आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है दिनेश जी को, क्योंकि मैं यात्रा जब शुरू हुई थी उस दिन मैं यात्रा शुरू करने को लेकर ऋषिकेश गया था, तो इनमें विवाद था। रोटेशन जो हमारी संयुक्त ट्रांसपोर्ट कंपनियां, इनमें आपस में विवाद हो गया था, इसलिए हमने ये जिम्मेदारी एसडीएम के रूप पर, जो एसडीएम ऋषिकेश है प्रशासक, उसको दी थी। और आरटीओ और ऐसा नहीं है ऋषिकेश में सबका रजिस्ट्रेशन। चले, अगर दिनेश अग्रवाल जी को जानकारी पूरी नहीं है या फिर जिस अधिकारी को भी आपने जिम्मेदारी सौंपी थी उसने ये पूरी नहीं की, तो फिर कमी तो सरकार की उजागर हुई, यानी कि ये बहुत बड़ी लापरवाही सरकार की तरफ से रही। इतना तो आपको मान लेना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आज अभी ऋषिकेश से ही आ रहा हूँ। मैं ऋषिकेश से राहत सामग्री भिजवा कर अभी आ रहा हूँ और मेरी बात हुई है ऋषिकेश में। ये क्योंकि सारी यात्रा लगभग ऋषिकेश से चलती थी जी। और इस बार जब यात्रा शुरू हुई थी मैं ऋषिकेश गया था और उसमें इनमें जो कंपनियां हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, टीजेमओ है, जेमओ है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इन सब में आपस में इस बार डिस्प्यूट हो गया और उस वजह से कुछ समय थोड़ा सा दिक्कतें आई। फिर एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मुझे आज ही बताया कि एसडीएम ने भी ठीक से वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो यानी हरक सिंह रावत जी ये कह सकते हैं कि जो लोग प्राकृतिक आपदा का शिकार नहीं हुए वो आपसी राजनीति का शिकार हो गए। जी जी जी, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ये स्थिति रही है। चलिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारा कि उत्तराखंड सरकार इस तरह के लोगों की मदद के लिए फिलहाल उसके पास कोई योजना नहीं है और इस गलती से हरक सिंह रावत आप सबक लेंगे, मैं ये उम्मीद करूं। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि ये यात्रा इसका रजिस्ट्रेशन विधिवत होना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई है क्योंकि आपस में इन कंपनियों में डिस्प्यूट हो गया था, उस वजह से इस बार थोड़ा सा दिक्कत रही है। अच्छा हरक सिंह जी, आखिरी मैं बात आपसे कर रहा हूं सवाल के यहाँ जो परिवार मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, किसी के घर से 15 लोग गायब हैं, किसी के घर से 6 लोग, किसी के घर से 3 लोग, इनके लिए आपके पास क्या जवाब है? देखिए, मैं जो बद्रीनाथ में वो लोग सुरक्षित हैं, जो लोग अभी तक वहां से निकाले नहीं जा सके हैं, लेकिन केदार घाटी में मैं कल परसों खुद केदारनाथ से लगभग 80 लोगों को मैंने अपने हेलीकॉप्टर से भिजवाया। लास्ट में मैं आया हूँ, वहाँ पे केवल 2-3 लोग जो स्थानीय व्यापारी हैं, जिसमें धर्म सिंह, अमर सिंह है, एक पवार है, जिनकी गायें हैं, वो लोग वहाँ बचे हैं। उनको मैंने केदारनाथ में पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उनको दी है। और जंगल चट्टी में भी, गरुड़ चट्टी में भी, भैरव चट्टी में भी, भीम चट्टी में भी, और लास्ट मैं गौरी गांव में लास्ट में मैंने गिनी है। 90 दिन तक भी अगर ये मिसिंग लोग नहीं मिलते हैं हरक सिंह रावत जी, फिर क्या करेगी सरकार? देखिए, हमने सभी प्रदेश सरकारों को हमारी सरकार ने लिखा है कि उनके प्रदेश से कुल उनके क्षेत्र, उनके उत्तराखंड की यात्रा पर कितने लोग आए थे और कितने लोग वापस नहीं जा पाए, मिस हो गए,
और वो प्रदेश की सरकारें जब हमको लिख के भेजेंगी तो निश्चित से फिर हम लोग, हमारी प्रदेश की सरकार उनके मृत्यु प्रमाण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे हरक सिंह रावत जी आपका, और खासकर आभार आपका इस बात के लिए मैं प्रकट करना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने माना है कि उसकी ये नाकामी रही है, उसकी ये लापरवाही रही है, जो आज वजह बनी है हजारों लोगों की परेशानी की। हरक सिंह रावत ने माना है कि जो लोग प्राकृतिक आपदा से अपनी जान गंवा बैठे, उससे कहीं ज्यादा लोग सरकारी राजनीति की वजह से, परस्पर राजनीति की वजह से आज या तो मारे गए या मिल नहीं रहे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है। अनुपम शुक्ला मेरे साथ लखनऊ से हैं। अनुपम जी, आपसे पूछना चाहूंगा कितने लोग आपके परिवार के मिसिंग हैं और कहां से गायब हैं? सर, मेरे परिवार के 7 लोग मिसिंग हैं। मेरी मदर हैं, उसमें मेरे बहन है, मेरी छोटी बहन, उसके हस्बैंड है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की बिटिया है पूर्वा और एक 9 साल का बच्चा है आयुष्मान, और उनके माता पिता हैं जी श्री करुणा शंकर शुक्ला जी और पुष्पा देवी शुक्ला। कहां से मिसिंग है ये? कहां गए थे? कहां से मिसिंग? जी, ये केदारनाथ से मेरी मंदिर से बात हुई थी, इनकी मेरी ही बात हुई थी। मंडे को 6:22 पे आखिरी बात हुई थी। मेरी मदर जो है वो बहुत रो रही थी और मेरे बहनोई जो है बहुत परेशान थे, क्योंकि ये लोग, जो इनका गेस्ट हाउस था वो क्रैक हो गया था लास्ट नाइट में। ये 16 के डिजास्टर से सरवाइव थे, लेकिन 17 को ये इंटरप्ट हो गए और ये बहुत परेशान थे लोग जी। ये लोग रो रहे थे, मेरी मम्मी रो रही थी, मेरे बहनोई बहुत परेशान थे। उसके बाद से सर कोई भी हमारा कनेक्शन इनसे नहीं हो पाया, और लगातार हम लोग देहरादून गए, हमारा भाई और हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई देहरादून गए, और मेरे बहनोई के भाई हैं ब्रजेश कुमार शुक्ला, उनके 2 दोस्त ऋषि और वसीम। ठीक है, मेरे पास समय कम है। लोकेश शर्मा जी, आपके परिवार से कितने लोग गायब हैं और कहां से गायब हैं? सर, मेरे परिवार के सर 6 आदमी लापता है, जिनका मैं फोटो यहाँ दिखा रहा हूँ जी। ये मेरे बड़े भाई हैं अरुण शर्मा, मेरी भाभी का नाम मनीषा शर्मा, मेरी उनकी भतीजी है, मेरी भतीजी है, उसका नाम है तन्नू, मेरा भतीजा है हर्ष, और मेरे जो बहनोई साहब हैं उनका नाम है मनमोहन, और एक पर्सन हो रहा है उनका नाम है प्रिंस जी। ये लास्ट केदारनाथ में देखे गए थे ये लास्ट, और इनसे मेरी बात जो हो पाई है 15 तारीख को करीब मेरी बात हुई थी इनसे कि इन्होंने पूछा चढ़ाई कर रहे हैं जी। ठीक है, कुलदीप कुमार खन्ना जी भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। कुलदीप जी, मैं यही सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा, कितने लोग मिसिंग हैं आपके परिवार से? मिसिंग है, ये 4 दोस्त गए थे, ऑल आर 76 एंड अबव, सबकी उम्र 75 साल से ऊपर, और मेरे फादर की उम्र लगभग 82 साल के लगभग है। इनमें से 2 लोग वापस आ गए, जिनका 20 तारीख को पता लगा, लेकिन हमारे फादर का और मेरे फादर के मित्र ईश्वर दयाल शर्मा जी का, इनका कुछ नहीं पता लगा। 16 तारीख को हमारी इनसे लास्ट जी बात हुई थी तकरीबन 11:30 बजे के लगभग, 12 बजे के लगभग, और उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के लगभग मेरी सिस्टर की भी बात हुई इनसे। तो फादर ने यही कहा कि हम बहुत तकलीफ में, ये केदारनाथ से वापसी चल रहे थे दर्शन करने के बाद, ये 15 तारीख की रात को ऊपर पहुंच गए थे। चलिए कुलदीप जी, मैं मेरे पास समय की कमी है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप सभी जो अपने अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उनकी खबर हम अपने माध्यम से बाकी लोगों तक और उत्तराखंड सरकार तक ये आवाज आपकी पहुंचा पाएं और हर संभव मदद आपकी कर पाएं, प्रशासन और सरकार के साथ जुड़ करके उन तक आवाज पहुंचा करके कि आपके जो अपने गायब हैं वो अगर इस दुनिया में हैं तो जल्द से जल्द आप तक वो पहुंच जाएं, आप उनसे मिल सकें। हमारी ये मुहिम, इंडिया न्यूज की ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमसे जुड़ने के लिए। अभय पारेशर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो गौरीकुंड के एक गांव से हमारे साथ जुड़े थे, जिस गांव के कई लोग अभी भी मिसिंग हैं। हम बीच बहस को अभी यहीं विराम दे रहे हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।